हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अब तक हमने इंटीग्रेशन की जो जो बातें सीखी हैं वो सारी तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आज जैसा कि तुम देख रहे हो, टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना सीख लिया था और डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक फंडामेंटल थ्योरम की थी। वो क्या थी? इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। और यहां पे कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ एक्चुअली स्मॉल एफ का इंटीग्रल था। तो अगर स्मॉल एफ का इंटीग्रल करके हमारे पास कैपिटल एफ फंक्शन आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के तहत हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं कि हम उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर पाएं जो आम तौर पर हमें लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उनको हमने प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया। तो मैं पहला रिजल्ट यानी कि पहली प्रॉपर्टी पे आता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर कोई इंटीग्रल है हमारे पास फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और हम सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देते हैं x इज इक्वल टू टी, यानी कि सिर्फ डमी वेरिएबल को हमने चेंज किया, तो इंटीग्रल और उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता, वो एज इट इज बना रहता है। x की जगह t कर दो, t की जगह m कर दो, z कर दो, y कर दो, जो मर्जी करो। क्योंकि हम x को t पुट कर रहे हैं तो ये तो हमें साफ पता चल ही रहा होगा कि जब x a होगा तो t भी a हो जाएगा, जब x b होगा तो t भी b हो जाएगा। तो इसका मतलब ना तो लिमिट्स का चेंज हुआ और ना ही फंक्शन में चेंज आया, x की जगह t आ गया, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, हमारे पास अगर इंटीग्रल है a टू b एफ एक्स डी एक्स और अगर हमने इंटीग्रल की लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, b टू a कर दिया, तो क्या चेंज आ सकता है इसमें डायरेक्शन का चेंज आ गया। डायरेक्शन का चेंज का मतलब यह है कि पहले हम इंटीग्रल देख रहे थे इंटरवल a से b तक, a से शुरू करके b तक जा रहे थे, लेकिन अब हम b की तरफ से a की तरफ जा रहे हैं। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम सब जानते हैं कि क्या हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है स्टूडेंट्स के प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाना। तो इसका मतलब ये अगर इसके बराबर हम रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे। तो यहां से तुम्हें पता चल रहा होगा कि अगर हमारे पास लिमिट लगी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल में, और अगर उन लिमिट्स को हम इंटरचेंज कर दें तो हमें माइनस यहां लगा के उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर हमारा माइनस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा रिजल्ट। और अब तीसरा रिजल्ट यानी तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इंटीग्रल सेम कर दिया, यहां a की जगह भी b रख देते हैं, यानी एफ एक्स डी एक्स, ये तो नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रल होता है, लेकिन इसकी जगह अगर हम a टू a ही कर लें तो क्या होगा? अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सेम कंसिडर कर लें तो आंसर हमेशा 0 आएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए कैंसल आउट। ये सारे रिजल्ट्स तुम इस फंडामेंटल थ्योरम में इस तरह से पुट करके देख सकते हो और इसको चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज करेक्ट हैं कि नहीं, यानी कि जिनको हम कहते हैं प्रूफ्स। इन प्रॉपर्टीज का एक्चुअली प्रूफ्स जो हैं वो तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है
जितना कि ये जानना कि इनको यूज कैसे करना है। तो इसलिए पहले तो हम इन प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, और उसके बाद इनको हम लर्न करेंगे और फिर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड के पेपर में आने हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज हमने कर ली, अब चौथी प्रॉपर्टी करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास एक इंटेग्रल है a से b f(x) dx, तो हम उस इंटेग्रल को 2 इंटेग्रल्स में चेंज कर सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, जहां पर कि हमें यह पता है कि a जो है वो c से छोटा है और c जो है वो b से छोटा है। इसका मतलब क्या है, a और c के बीच में अगर कोई नंबर है तो उस नंबर पर हम एक इंटेग्रल को, एक डेफिनेट इंटेग्रल को 2 डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो तुम्हें मैंने समझाया था डेफिनेट इंटेग्रल के जो इंट्रोडक्शन दी थी, जब बेसिक्स करवाए थे, कि डेफिनेट इंटेग्रल एक्चुअली एरिया होता है। तो एरिया हम पहले देख रहे थे, ए से लेके बी तक सारा एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पे क्या हो रहा है, ए से लेके सी तक हो रहा है एरिया कैलकुलेट, फिर सी से लेके बी तक हो रहा है एरिया कैलकुलेट। तो ये दोनों एरियाज का सम एक्चुअली इस एरिया के बराबर ही आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है इस तरह से भी समझी जा सकती है, और अगर तुमने फंडामेंटल थ्योरम में पुट करना है तो इसमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए करोगे तो एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसमें पुट करके भी तुम इसको चेक कर सकते हो कि ये बिल्कुल करेक्ट है, और समझ सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास कैसे आई। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। a टू b f(x) dx हमारे पास एक फंक्शन है, इंटेग्रल हम कर रहे हैं इस फंक्शन का। तो ये इंटेग्रल बिल्कुल उसके बराबर ही रहेगा अगर हम a टू b और फंक्शन में x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो ये दोनों इंटेग्रल सेम आएंगे। मैंने किया क्या है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दिया है, मतलब सब्सटीट्यूट कर दिया है। लेकिन सब्सटीट्यूशन के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस इंटेग्रल को इस इंटेग्रल के बराबर लिख सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट जो आएगा करेक्ट आएगा। अगर हम इसको यूज करने के बारे में सोचें तो देखो कैसे इसको यूज करते हैं। मान लो एक इंटेग्रल है हमारे पास π/6 to π/3 sin x dx। हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की और ये इंटेग्रल बन गया, इंटेग्रल π/6 to π/3 sin π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि आंसर कहीं डिफरेंट तो नहीं आता। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हम जानते हैं कि साइन x का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस x, π/6 to π/3। और यहां पर हमने क्या करना है, इसको एडअप करना पड़ेगा हमको। π/6 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, π/6 प्लस π/3 करोगे स्टूडेंट्स तो π/2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 प्लस 60 90 होता है। तो π/6 π/3 ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस x dx, जो कि होगा π/6 to π/3 cos x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये cos x बन गया, साइन π/2 माइनस एक्स इज cos x। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व किया हमने तो आएगा माइनस cos π/3 प्लस cos π/6। क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो यहां पे जब हम माइनस करेंगे लोअर लिमिट पुट करने में तो cos का माइनस इसको प्लस बना देगा। अब इसको इंटेग्रेट किया हमने तो cos का इंटेग्रल होता है साइन x π/6 to π/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/3
माइनस साइन पाई बाय 6। अब माइनस कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी? कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? यानी कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉस 30 होता है √3/2। और ये कितना हो जाएगा? कॉस 30 नहीं, साइन 60 हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 30 1/2। तो देखो ये सेम रिजल्ट आ गया। अब भाई माइनस अगर इधर लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई चेंज नहीं होना चाहिए इसमें तो, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। तो इस तरह देखो हमारा जो ये रिजल्ट है ये स्टैंड करता है, ये करेक्ट रिजल्ट है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरह ही, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक स्पेशल केस के तौर पे हम लेते हैं इस प्रॉपर्टी को, जहां पर लोअर लिमिट 0 हो जाए और अपर लिमिट b की जगह हम a ही लिखेंगे फिर। तो 0 to a fx dx, अगर ये इंटेग्रल है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये सेम प्रॉपर्टी है, देखो a प्लस 0 माइनस एक्स लिखा है ना मैंने, जैसे पिछली प्रॉपर्टी में a प्लस बी माइनस एक्स कर रहे थे। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, ये तो पिछली प्रॉपर्टी ही करवा रहे हो आप। असल में 0 to a में ये इतना ज्यादा यूज होता है कि हमें ये रिजल्ट उसकी करोलरी या उसके स्पेशल केस के तौर पे याद नहीं होना चाहिए, ये रिजल्ट एज इट इज याद होना चाहिए, इसलिए हम अलग से इसको मेंशन करते हैं। तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट है, लेकिन उसका स्पेशल केस किस तरह से है, जहां लोअर लिमिट 0 हो। तो आई थिंक मैं क्लियर हूं, इसमें तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। इंटेग्रल अगर हमारे पास है 0 to 2a fx dx, तो हम लिमिट्स को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को अगर इजी बनाना चाहें तो ये बन सकता है 0 to a f ऑफ x dx। हम अपर लिमिट को हाफ करके यहां ट्वाइस कर देंगे तो ये सेम रिजल्ट देगा, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि ये तभी होगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो हमारे पास f ऑफ x के बराबर रहे, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो अगर अदरवाइज हो क्या सकता है? अदरवाइज हो सकता है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर अगर आए तो क्या होगा? तो इस इंटेग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब 0 हो जाएगी? अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए। तो क्योंकि ये दो रिजल्ट आ रहे हैं तो हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे करके लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ सके कि ये इंटेग्रल इसके बराबर हम लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब फंक्शन किस टाइप का हो? फंक्शन इस टाइप का हो। और ये इंटेग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये फंक्शन इंटेग्रेंड किस टाइप का हो? इस टाइप का हो। लेकिन जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि दो ही टाइप के इंटीग्रेंड्स होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स ना तो एफ एक्स बना और ना ही माइनस एफ एक्स बना, तो उसमें हमको इसको इंटेग्रेट करना पड़ेगा बगैर प्रॉपर्टी लगाए। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो चलो अगली प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेफिनेट इंटेग्रल है जो -a to a है fx dx, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू या तो हो सकती है ट्वाइस 0 to a fx dx, मतलब हमारे लिए ये मुसीबत कम हो जाती है कि हम माइनस का जो लोअर लिमिट है वो पुट करें इंटीग्रेशन के बाद। 0 अगर हम लोअर लिमिट ले लेते हैं तो इंटेग्रल को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तुमने देखा ही होगा अब तक क्वेश्चंस में कि 0 अगर लोअर लिमिट हो तो इंटेग्रल थोड़ा आसान हो जाता है, तो उसी के लिए ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। लेकिन ये ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx तब बनेगा ये वाला इंटेग्रल जब हमारे पास फंक्शन किस टाइप का हो? f इज एन इवन फंक्शन। अगर f इवन हो, और अगर इवन फंक्शन नहीं है, ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास आएगा 0 इफ f इज ऑड। इसके भी हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब तुम कहोगे कि सर हमने तो नंबर सुने थे ऑड इवन, अब ये फंक्शन ऑड और इवन क्या है? चलो उनकी बात करने से पहले मैं ये बता देता हूं तुमको कि स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन हो या ऑड हो। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो ना तो ऑड होते हैं और ना ही इवन होते हैं। तो दो कैटेगरीज होंगी तभी ये रिजल्ट इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो तो हमको इसको एक्चुअल इंटीग्रेशन बगैर प्रॉपर्टीज के करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि फंक्शन इवन कब होगा और ऑड कब होगा। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ f of minus x is equal to f of x, then f is even। और ये तो हो गई इवन फंक्शन की डेफिनेशन। ऑड फंक्शन क्या होता है? इफ f of minus x is equal to f of x, then f is an odd function। तो हम एग्जाम्पल भी लेते हैं इसके। फंक्शन कंसीडर करो x पावर 5। अब इसमें हम f ऑफ माइनस एक्स पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस एक्स की पावर 5, मतलब माइनस एक्स पावर 5। क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? माइनस एक्स पावर 5, यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये ऑड कैसे बना? ये माइनस बाहर क्यों निकला? क्योंकि पावर ऑड थी। तो तुम्हें यहां पे अब समझ जाना चाहिए कि x की ऑड पावर्स जो होती हैं वो ऑड फंक्शन होती हैं। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अब इसी तरह अगर हम एफ एक्स कंसिडर करें, x की कोई इवन पावर कंसिडर करें, मान लो 12, तो अगर हम f ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करें तो माइनस एक्स की पावर 12 हो जाएगा। यहां पे ये x की पावर 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस की 1 की पावर इवन हो गया। तो इवन पावर ने क्या किया? माइनस हटा दिया, तो ये f ऑफ x आ गया। यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे यहां पर आ रहा था f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो x की इवन पावर्स इवन फंक्शन हो जाती हैं। तो ये तो हो गया अगर हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हैं हमारे पास ऑड इवन। जैसे हमने फंक्शन कंसिडर किया साइन एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल आया, यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया। तो देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मीन्स साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अगर हम कॉस एक्स कंसिडर करके चलें तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस एक्स, विच इज एक्चुअली कॉस एक्स, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये एफ एक्स हो गया। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो कॉस एक्स एक इवन फंक्शन हो गया। तो कॉस की कोई भी पावर हो, ऑड चाहे इवन, ये फंक्शन क्या रहता है? ये इवन फंक्शन ही रहता है। लेकिन अगर साइन एक्स की ऑड पावर्स होंगी तो वो ऑड फंक्शन रहेगा। अगर साइन एक्स की इवन पावर्स होंगी तो वो इस माइनस को हटा देंगी, तो वो इवन फंक्शन बन जाएगा। और एक बड़ी और खास बात देखो, यूज होगा हमारे क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास f एक ऑड फंक्शन है और g एक इवन फंक्शन है, तो f मल्टीप्लाई g कौन सा फंक्शन बनेगा? सोचो। ये नंबर्स नहीं है स्टूडेंट्स। इवन नंबर और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके तो इवन नंबर आता था क्योंकि 2 आ गया बीच में फैक्टर। लेकिन फंक्शंस के केस में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करके एक ऑड फंक्शन बनता है। क्योंकि देखो ये इवन है ना gx, अगर यहां माइनस एक्स पुट करोगे तो ये तो gx रहेगा। लेकिन ये जो ऑड फंक्शन है ये क्या कर देगा? माइनस बाहर निकाल के रख देगा, तो माइनस एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा। तो ऑड और इवन फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ऑड फंक्शन क्रिएट होता है, ना कि एक इवन फंक्शन। तो ये हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल ये फंक्शन ऑड बन जाता है, इवन नहीं रह जाता, चाहे कॉस एक्स हमारे पास इवन फंक्शन ही क्यों ना हो। तो आई थिंक यहां तक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। और
इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट भी तुम्हें कुछ हद तक समझ आ ही गया होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, अपनी इंटेग्रेशन जो इंटेग्रल चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज 7.11 पे चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 का, i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस एक्स वाली, 0 to π/2 इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स। ये इंटेग्रल इसके बराबर ही रहेगा और स्क्वायर को मैंने बाहर करके लिख दिया। देखो साइन स्क्वायर, मैंने क्या किया, मैंने x की जगह π/2 माइनस एक्स पुट कर दिया और इसको बराबर ही लिख दिया बगैर सब्स्टिट्यूशन का सहारा लिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर हम ऐसा करते हैं 0 to a, अगर हमारे पास लिमिट्स हैं इंटेग्रल की, तो अगर हम a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं x को, तो भी इंटेग्रेशन हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं बगैर सब्स्टिट्यूशन के और वैल्यू भी बराबर आएगी। तो अगर हम i इज इक्वल टू ये मान के चल रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम, तो अब हमारे पास i क्या क्रिएट हो गया, देखो ये cos बन गया, तो 0 to π/2 ये बन गया cos स्क्वायर x dx। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, हमने इसको 2 कह दिया और मैं कहूंगा अब एड 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी 2i इज इक्वल टू, हमारे पास इस तरह से एडअप हो गया साइन स्क्वायर x dx प्लस इंटेग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो जिस तरह से हम एक इंटीग्रैंड अगर एक से ज्यादा फंक्शंस के सम के तौर पे या डिफरेंस के तौर पे पड़ा हुआ हो, तो एक इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल या ज्यादा इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे इंटीग्रल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसका रिवर्स प्रोसेस मैं करूंगा कि दो इंटीग्रल हैं, सेम लिमिट्स हैं और ये प्लस है, तो हमारा एक इंटीग्रल से ही काम चल जाएगा। मैं इंटीग्रैंड को ऐसा लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो अगर इसको दो इंटीग्रल में बांटना चाहें तो ऐसे ही बांटेंगे, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब तुम ये देखो स्टूडेंट्स कि इस प्रॉपर्टी का हमारे पास फायदा ये हुआ कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रैंड से आजादी मिल गई। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तुम सब जानते हो कितना होता है, 1 होता है, 10th क्लास में भी किया है। तो ये इंटीग्रल हमारा इतना आसान हो गया, यानी एक्चुअल इंटीग्रल का प्रोसेस कंप्लीट करने में जो इंटीग्रेशन करते हैं जिस स्टेप पर, वो स्टेप बहुत ही आसान हो गया। तो 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 0 to π/2, हमारे पास आ गया π/2 माइनस 0, यानी कि ये आ गया π/2। 2i की वैल्यू π/2 है, तो इंटेग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो π/4। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम ऐसा करते हैं, इसी से रिलेटेड इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है। और तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाया, बिल्कुल सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी है इसी एक्सरसाइज में। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। देखो इसमें है -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्योंकि साइन का मैंने तुम्हें बताया, साइन का जो पावर इवन हो जाती है तो ये फंक्शन इवन बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब एक और प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, i इज इक्वल टू 2 0 to π/2 साइन स्क्वायर dx हो गया। लेकिन हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करवा दिया है, इसका आंसर तुम्हें पता है, अभी तो मैं करवाया है ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही था, बस वहां पे पहले क्या था, वहां पे कॉस स्क्वायर था या साइन स्क्वायर था। साइन और कॉस तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो यहां कॉस स्क्वायर आए चाहे साइन स्क्वायर आए, बिल्कुल उसी तरह तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर देना है जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम अपने आप सॉल्व कर लोगे।
अब मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखो अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी मुश्किल लग रहा है कि हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर्टीज जानते हैं तो हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये इंटीग्रेंड हमारा बहुत आसान बन जाएगा। कैसे? देखो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल कौन सी करूंगा? 0 माइनस ए माइनस एक्स वाली। तो 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट होल अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अंडर रूट dx। हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की a माइनस एक्स वाली। तो ये क्या बन गया? अब हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन साइन एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट डी एक्स। ये बन गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने करवाया था, ऐड 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, डिनोमिनेटर क्या है? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और यहां पर भी डिनोमिनेटर वही है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। एक्चुअली ये रियल नंबर्स ही हैं और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। क्या मतलब? कि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर हम एडिशन में ऑर्डर चेंज भी कर दें नंबर्स का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ही सेम है, तो इसका हमें बहुत फायदा होगा। देखो यहां लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई किया तो 2i आ गया। इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन अंडर रूट एक्स अपॉन साइन अंडर रूट एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट डी एक्स प्लस इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये जब एडअप होगा तो 2i की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स होल अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम बन गया ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी एलसीएम यही आ गया। तो जब ये दोनों ऐड हुए तो सेम बन गए। तो अब ये कैंसिल आउट हो गए, 1 बन गया। तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 dx। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो 2i की वैल्यू क्या हो गई? इंटेग्रल 1 का हो गया x, 0 टू पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो i की वैल्यू क्या आ गई? 2 से इसको डिवाइड कर दिया, पाई बाय 4। तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 मार्क में 2 मार्क में आ ही जाता है। हमने क्या किया? इसमें ये प्रॉपर्टी लगाई a माइनस एक्स वाली। तो साइन कॉस और कॉस साइन आपस में इंटरचेंज हो गए। फिर हमने पहली जो इंटेग्रल की इक्वेशन थी वो और जो चेंज करके बनी इंटेग्रल की इक्वेशन, दोनों को एडअप किया तो लेफ्ट हैंड साइड 2i बन गई। और दोनों इंटेग्रल जब प्लस हुए तो हमने देखा कि इंटीग्रैंड तो 1 बन गया, कैंसिल आउट हो गया। तो उसको इंटेग्रल करना कोई खास मुश्किल काम नहीं था। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3
और क्वेश्चन नंबर 4, ये तुमने अपने आप करने हैं। और उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि इंटेग्रल का ये खास टाइप है, 0 to π/2, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी एक होगा, उसकी पावर m x साइन m x प्लस कॉस n x m x dx। मतलब ऊपर साइन या कॉस में से कोई एक और नीचे दोनों, लेकिन तीनों टर्म्स में पावर सेम हो। अब ये पावर स्क्वायर रूट भी हो सकती है, पावर 3/2, 7/2, पावर 5, 7, 11, जो मर्जी पावर हो। बिल्कुल इसी तरह करना है सॉल्व, और आंसर भी इसका हमेशा क्या आएगा, π/4 ही आएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमने 1 कर लिया, 11 भी मैंने तुमको बता दिया सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी हमने डिस्कस कर लिया। तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और अब मैं वैभव ये क्लास खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। तुमने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज सीखी हैं, हमने ये प्रॉपर्टीज सीखी थी, ये प्रॉपर्टीज तुमने याद करनी है, लिखनी है, और इससे रिलेटेड तुमने एग्जाम्पल्स तो करने ही हैं, और जो क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दें बुक में वो भी सॉल्व करके देखो, सीखो इसको अच्छी तरह। और हम कोशिश करेंगे कि अगले अपने क्लास में इससे थोड़ा और आगे चलें और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को और अच्छी तरह समझें। तो स्टूडेंट्स, हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।